नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की खबरों के पास। और आज की पहली खबर है, बेरोजगारी के विरोध में सड़क पर उतरे गिरफ्तार। तो दोस्तों आपको बता दूं, डीएलएड प्रशिक्षु रिक्त पदों के लिए निकालना चाहते थे तिरंगा पद यात्रा। पुलिस ने 7 नामजद और 20 अज्ञात पर किया केस दर्ज। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर युवाओं ने सड़कों पर बेरोजगारी के मुद्दे की आवाज उठाई। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने एक दिन पहले ही रिक्त पदों को नहीं भरे जाने का विरोध में डीएलएड संस्थान से तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की थी, लेकिन शुक्रवार को 11 बजे से निकलनी थी और 10:30 बजे ही पुलिस बल वहां तैनात हो गया था। यात्रा निकालने की घोषणा करने पर वाले मौजूद नहीं थे। मौजूद प्रशिक्षुओं ने पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा यदि ज्ञापन देना हो तो दे दो हो या विरोध करना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क पर यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देंगे। तो आपको बता दूं कि ये आपको दिख रहे हैं कुछ प्रशिक्षु हैं जो कि सड़क पर यात्रा निकालने से नहीं माने और उन्हें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नामजद उन पर मुकदमा भी दर्ज और 20 पर अज्ञात मुकदमा भी दर्ज है। तो इस प्रकार से पुलिस का कहना था कि ज्ञापन दे दीजिए या फिर विरोध करना हो शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिरंगा मार्च निकालने से हम बिल्कुल नहीं आपको निकालने देंगे। और इसके बाद डीएलएड प्रशिक्षु माने नहीं और उन्होंने तिरंगा पदयात्रा निकालना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद आपको बता दूं, कल 2 तारीख थी और रोजगार सत्याग्रह आंदोलन भी कल चलाया गया महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर। विद्यार्थियों की अलग अलग जिलों में अलग अलग विद्यार्थियों ने चलाया यह आंदोलन। और उसमें विद्यार्थियों की मांग थी कि जो जल्दी से जल्दी बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, जल्दी से जल्दी भारी पदों की संख्या निकाली जाए, लोगों को रोजगार दिए जाएं और इसके बाद जिन विद्यार्थियों पर मुकदमा दर्ज है उनको वापस लिया जाए। ये विद्यार्थियों की मांग थी, जो कि बड़ी संख्या बल में प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर सब जगह चलाया गया और विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे स्कूल। 15 अक्टूबर से सबसे पहले 10वीं और 12वीं की लगेंगी कक्षाएं। एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे होंगे। तो 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की कक्षाओं पर स्कूल लगेंगे या कक्षाएं शुरू होंगी और एक कक्षा में 12 बच्चे बैठेंगे। दूसरी कक्षाओं के बच्चे को बुलाने के लिए फैसला होगा बाद में, यानी कि स्कूलों की शुरुआत ही 10 और 12 से होगी। अगले हफ्ते तक जारी किए जाएंगे सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश। तो अगले सप्ताह में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और 15 अक्टूबर के बाद 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। कोरोना संकट के चलते मार्च से बंद हैं स्कूल। अभिभावक की अनुमति पर ही बुलाए जाएंगे बच्चे। किसी प्रकार की विद्यालयों की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि अभिभावक की अनुमति से, अभिभावक की इच्छा से ही बुलाए जाएंगे बच्चे। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी अभिभावक की ही होगी। इसके बाद हफ्ते में 2 से 3 दिन ही बुलाए जाएंगे। हर कक्षा के बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो आपको बता दूं, 15 अक्टूबर से कक्षा 10 और कक्षा 12 की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसमें अभिभावक की अनुमति पर ही बच्चे बुलाए जाएंगे और अभिभावक खुद ही लेने और ले जाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। और हफ्ते में 2 या 3 दिन ही बच्चे बुलाए जाएंगे। बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रेलवे में एक साथ होगी ग्रुप बी की पदोन्नति परीक्षा। रेलवे में अब कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए जोनवार परीक्षा नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी व ग्रुप बी में पदोन्नति में होने वाली समिति विभागीय 70 से 30% प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब परीक्षाएं अखिल भारतीय स्तर पर होंगी, यानी रिक्त पद पर भरने के लिए 1 जनवरी 2021 के बाद होने वाली पदोन्नति परीक्षाएं 100 अंक की प्रारंभिक प्री परीक्षा और मेंस के आधार पर होगी।
अब जो पदोन्नति के लिए परीक्षा होगी वो 100 अंकों के प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री और मेंस के आधार पर होगी। प्री परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और मेंस में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 75% अंक पाने वाले ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। प्रतिरिक्त पद 5 अभ्यर्थी मेंस दे पाएंगे। 5 अभ्यर्थी ही मेंस दे पाएंगे और मेंस में 60% से अधिक अंक पाने वाले ही अभ्यर्थी साक्षात्कार दे पाएंगे। 50 अंक के साक्षात्कार में 25 अंक सेवा काल में किए गए प्रदर्शन के होंगे। इसके बाद सभी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन, माइनस मार्किंग भी होगी। रेलवे की पदोन्नति परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी एवं उनमें माइनस मार्किंग भी होगी। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक कटेगा। 150 अंक के 2 प्रश्न पत्र होते थे जिनमें माइनस मार्किंग पहले नहीं होती थी। 60% से अधिक अंक पाले को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते थे। तो अब ये व्यवस्था लागू की गई है जिसमें अब काफ़ी कठिनाई होगी। पदोन्नति के लिए 100 अंक के प्रारंभिक परीक्षा और मेंस भी होगी। इसी के आधार पर जो प्रारंभिक में पास होगा वो मेंस में जाएगा। हाँ, और इसके बाद इसमें जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो मेंस होगा उसमें लॉन्ग आंसर यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 75% अंक पाने वाले ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो काफ़ी कठिन हो गया है अब पदोन्नति के लिए भी। अब जो भी कर्मचारी होंगे उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके बाद आपको बता दूं, अभ्यर्थियों को कोविड-19 का देना होगा स्वघोषणा पत्र। कोविड-19 के चलते एसएससी बरत रहा है सावधानियां, जो कि अब प्रवेश पत्र के साथ गेट पर कोविड-19 का स्वघोषणा पत्र देना पड़ेगा। घोषणा पत्र में उन्हें बताना होगा कि वह कोरोना से पीड़ित नहीं है। इसके बाद आपको बता दूं, जेई 2020 भर्ती के लिए करे आवेदन। 22 मार्च से होंगी परीक्षाएं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जेई यानी जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी सर्वेक्षण व अनुबंध परीक्षा 2020 की भर्ती निकाली है। उसमें अभ्यर्थी 3 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जिसमें 30 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि ऑनलाइन भुगतान 1 नवंबर तक चलेगा और ऑफलाइन चालान जमा करने की अंतिम तारीख 3 नवंबर तक तय की गई है। तो जेई 2020 की भर्ती के लिए आवेदन आ गए हैं, जिसमें 30 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं और 3 नवंबर तक आप ऑफलाइन फीस जमा कर सकते हैं। 22 मार्च से होगी परीक्षा। जेई 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा पेपर 1 22 से 25 मार्च के बीच होगी। 22 से 25 मार्च 2021 में आयोजित की जाएगी। जबकि पेपर 2 की परीक्षा के बाद तारीख बाद में घोषित की जाएगी। और इसके बाद आपको बता दूं, 26 नवंबर को होगा स्किल टेस्ट। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल अभ्यर्थियों का 26 नवंबर को स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जबकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट दिसंबर में होगा। तो ये भी एसएससी से जुड़ी खबर ही है, जिसमें जिन लोगों का ये स्किल टेस्ट होना था वो 26 नवंबर से होगा और जिनका ग्रेजुएट लेवल का है और उनका स्किल टेस्ट दिसंबर में होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सरकारी स्कूलों में दोबारा लगाए जाएंगे गेस्ट टीचर्स। गेस्ट टीचर, ये आपको खबर केंद्र सरकार की तरफ से नई दिल्ली से लगी हुई है। नई दिल्ली के लिए सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र पर 2020-21 के बीच गेस्ट टीचर दोबारा लगाया जाएगा। 15 अक्टूबर तक भरने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले में गेस्ट टीचर्स की पद खाली न होने पर उन्हें दूसरे जिले में नियुक्ति दी जाएगी। गेस्ट टीचर नॉन सीटीईटी हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जिनका सीटेट नहीं निकला है उन पर यह आदेश बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। यानी कि गेस्ट टीचर के लिए भी अब सीटेट मस्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, विज्ञान और गणित की पढ़ाई के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। इंस्पायर योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नई दिल्ली ने 2 वेबसाइट जारी की है। विद्यार्थी संस्था की वेबसाइट www.inspiredst.gov
अथवा www.inspire.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज को की जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपना क्रमांक डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कम से कम 78% अंक पाने वाले छात्र ही इस विषय में आवेदन कर सकेंगे। जिनके इंटर में कम से कम 390 अंक अथवा 78% अंक हों वह ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इन विषयों से करना होगा स्नातक या परास्नातक, या तो उन छात्रों को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान इन विषयों से करना होगा उन्हें स्नातक, तभी वह इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है पीजीटी सहित कई पदों पर बम्पर भर्ती। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन में 8000 पद निकले हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, इतिहास आदि विषयों के साथ। अधिकतम उम्र है जिसकी 40 वर्ष और जो कि 1/4/2021 तक 40 वर्ष पूरी हुई हो वही आवेदन कर सकता है। यानी कि इससे अधिक वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, इससे कम वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पात्रताएं क्या हैं? 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, परा स्नातक, बीएड, डीएलएड, बीई, बीटेक आदि पात्रताएं होनी चाहिए। शुल्क 500 रुपये है। आवेदन ऑनलाइन होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 21 व 22 नवंबर 2020 को होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों आपको बता दूं ये आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन से निकली हुई भर्ती है और ये आर्मी विद्यालयों में ही आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। और आपको बता दूं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रहता है और इसमें आपको पहले तो इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको पूरे ऑल इंडिया में देखना पड़ेगा कहाँ स्कूल खाली है, कहाँ वैकेंसी खाली है। आपको वहाँ जाकर के इंटरव्यू देना होगा और तब जाकर के आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है जेई के 1904 पदों को जल्द भरने की तैयारी। जेई के 1904 पदों पर जल्द भरने की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसकी बहाली भी होगी। चयन के लिए योग्यता होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद जेई मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा और वेतन क्या होगा? ग्रेड पे 4200 लागू होगा। 1447 पदों का परिणाम 7 साल बाद घोषित किया गया। आप देख रहे हैं 1447 पदों का परिणाम 7 साल बाद घोषित किया गया। कितनी एक्टिव गवर्नमेंट्स हैं? 2 गवर्नमेंट्स में के बाद 7 साल, मतलब एक गवर्नमेंट का कार्यकाल 5 साल होता है, 7 साल में रिजल्ट जारी हुआ है। सिंचाई विभाग में जेई सिविल एवं मैकेनिकल ने 1904 रिक्त पदों की जल्द से जल्द बहाल की कार्यवाही शुरू कर दी है। दोनों संवर्गों के रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा एकत्र किया जा चुका है। विभागीय स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद खाली पदों का चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन भेजा जाएगा। यानी कि अभी अध्याचन भेजा नहीं गया है, अभी देरी हो सकती है। इसके बाद आपको बता दूं कि विभागीय अधिकारियों की माने तो 1.5 साल पूर्व ही विभाग की ओर से आयोग को सिविल संवर्ग के जेई 554 पदों के चयन के लिए अध्याचन भेजा गया था, जिस पर प्रक्रिया अभी भी लंबित है। 2013 के अध्याचन के आधार पर 2020 में आयोग ने 1447 चयनितों की सूची विभाग में भेजी है। वर्तमान में रिक्त सिविल में 886 व मैकेनिकल में 464 रिक्त पदों को एक साथ भरने के लिए विभाग आयोग से अपील करने की तैयारी में है। तो फाइनली आपको बता दूं भर्ती तो आने वाली है, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी नहीं है, बिना नवंबर के नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी अध्याचन भेजा नहीं गया है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग को के पास अध्याचन अभी भेजा जाएगा। तो आने वाली है भर्तियां, आप लोग तैयारी बनाए रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आपको सबसे पहले कोविड-19 के चलते आप लोग सभी लोग सुरक्षित रहें और सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारियां करते रहें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अब 296 पदों पर अवशेष पैनल में
से शिक्षकों का होगा चयन। इन विषयों की होगी काउंसलिंग। देखिए, कला, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी व हिंदी। 4 नवंबर से इन विषयों की काउंसलिंग होगी। गणित व गृह विज्ञान की 5 नवंबर को होगी। शारीरिक शिक्षा एवं संस्कृत, अति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की 6 नवंबर को काउंसलिंग होगी। तो टीजीटी 2013 के रिक्त 296 पदों पर अवशेष पैनल से शिक्षक चयन होगा। शिक्षक निदेशालय से 302 शिक्षकों को कॉलेज आवंटन किया जा चुका है, जबकि 3 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कॉलेज आवंटन कर चुका है। कोर्ट के आदेशों पर 86 अभ्यर्थियों का चयन करेगा। इस पर 4 नवंबर से काउंसलिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, 2013 का मैटर है जिसमें 86 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है और इसकी काउंसलिंग 4 नवंबर से कराई जाएगी। इसके बाद आपको बता दूं कि ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक को वह पद भरने का आदेश दिया गया है। जो 86 पद हैं उनको 18 नवंबर 2019 व 22 जनवरी 2020 को कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को यह पद भरने का आदेश दिया था। 601 पदों के सापेक्ष 305 कॉलेजों पर आवंटन हो चुका है। 399 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फरवरी में कराई जा चुकी है। उसी समय 28 अभ्यर्थियों ने ऐसे कॉलेजों को चयन किया जहां के पदोन्नति या मृतक आश्रित से भरे जा चुके हैं। वहाँ 58 ऐसे कॉलेज हैं जिनका अध्याचन DIOS के चयन बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से कुछ कॉलेज हैं जहां की भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, जहां रिक्त पद नहीं है अब, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। तो 86 अभ्यर्थियों का चयन होगा, जिसकी काउंसलिंग 4 नवंबर से शुरू होकर के 6 नवंबर तक काउंसलिंग होगी। इसके बाद काउंसलिंग होने के बाद शिक्षकों का चयन या नियुक्ति प्रमाण पत्र उनको अलॉट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है ऑनलाइन कक्षाओं से बढ़ रही आंखों संबंधी समस्याएं। तो ये बात आप भी जानते थे, ये बात हम भी जानते थे कि ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों की आंखों में या बड़ों की आंखों में या कोई भी हो, तो यदि वह दिन भर पढ़ता रहेगा तो उसकी आंखों में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। तो ऑनलाइन कक्षाओं से आंखों में बढ़ रही संबंधित समस्याएं, तो आपको बता दूं कि कुछ सावधानियां दी हुई हैं, कुछ शिकायतें दी हुई हैं, उनको बताती हूँ। हर आधे घंटे में 2 से 3 मिनट के लिए दूर रहें, पलकें झपकाते रहें, लुब्रिकेट ड्रॉप या आर्टिफिशियल टीयर यूज कर सकते हैं ताकि आंखें ना सूखें। खान पान का ध्यान रखें, पानी से बार बार 5 से 6 बार छींटे मारते रहें, स्क्रीन का ब्राइटनेस कम करके रखें, लैपटॉप पर एंट्री ग्लेयर स्क्रीन यूज ना करें, स्क्रीन को 15 डिग्री तिरछा कर रखें। तो कुछ सावधानियां दी हुई हैं, लेकिन इन सावधानियां आंखों करने से कुछ नहीं होगा। जब 2-3 घंटे देखने के बाद 2-3 मिनट के लिए इधर उधर देखेंगे या फिर बंद भी कर देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि ये नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन फिर भी भविष्य को देखते हुए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगली खबर है प्रतियोगियों को परीक्षा केंद्र जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त ने यह सुनिश्चित किया है कि सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, भले ही परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में क्यों ना हो। न्यायालय संघ लोक सेवा द्वारा रविवार को आरंभिक परीक्षा यानी कि IFS की प्री एग्जाम जो रविवार को होने जा रहा है उसको हरी झंडी देते हुए आदेश दिया है कि जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने कहा है संघ लोक सेवा आयोग को तत्काल दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली पुलिस आयुक्त से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है पूरी जानकारी और उनसे दिशा निर्देश लिए जाएं और जारी करने का आग्रह करने को कहा गया। उच्च न्यायालय ने रितेश रंजन और अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से अधिवक्ता आशुतोष घड़े द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। तो आदेश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो और रविवार को एग्जाम हो, भले ही वो उसका सेंटर कंटेनमेंट जोन में ही क्यों ना हो। ये है IAS का एग्ज़ाम है रविवार को,
तो कहा गया है परीक्षार्थियों का सेंटर भले ही कंटेनमेंट जोन में क्यों ना हो उनको जाने दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है IERT में प्रवेश के लिए 5 अक्टूबर से काउंसलिंग। IERT में प्रवेश के लिए 5 अक्टूबर से ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू होनी है। संस्थान की ओर से 6 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया 5 अक्टूबर शुरू होकर 13 अक्टूबर तक चलेगी। 5 अक्टूबर को मैनेजमेंट की 225 सीटों पर काउंसलिंग होगी, जबकि प्रवेश परीक्षा में मात्र 152 सफल हुए हैं। तो काउंसलिंग होगी इसकी आपकी 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 225 सीटों में काउंसलिंग होनी है। हालांकि 152 लोग ही पास हुए हैं। तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से संस्थान में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसके बाद आपको बता दूं 6 अक्टूबर से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की काउंसलिंग होगी। 6 अक्टूबर को डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 13 ब्रांच की 975 सीटों पर प्रवेश परीक्षा में सफल 2703 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। प्रवेश परीक्षा पूरी होने के बाद ही अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में संस्थान डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर सकता है। तो इसकी काउंसलिंग आपकी IERT में प्रवेश कर लेने के लिए आपकी काउंसलिंग 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगी। जो भी इससे संबंधित छात्र हो तो वह अपने उपयोगी दस्तावेज ले करके ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए जरूर जाएं। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। और अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगी हो या मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अधिक से अधिक देखने का प्रयास किया करिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास किया करिए। इसके बाद आपको और एक मुख्य चीज़ बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई लिंक उपस्थित हैं हमसे जुड़ने के लिए, जिनके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।